Hi and hello everyone. Today we are going to study about respiration regulation. हमारा जो रेस्पिरेशन है वो रेगुलेट कैसे होता है, कैसे उसमें हार्ट इन्वॉल्व होता है, कैसे ब्रेन इन्वॉल्व होता है और लंग्स है जो वो कैसे इन्वॉल्व होते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स जो है वो भी स्टडी करेंगे। इससे पहले हम समराइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। हमने सबसे पहले रीड किया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में डिफरेंस देखा था और उसके बाद हमने स्ट्रक्चर है जो उसको पढ़ा था। क्या एपिग्लॉटिस क्या होता है, लैरिंग्स क्या होता है, ट्रेकिया, प्लूरल मेम्ब्रेन क्या होती है, एल्वियोलाई क्या होती है, ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने पाथवे है जो वो देखा था, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नेजल चेम्बर, नेजल पैसेज, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, उसके बाद इनिशियल ब्रोंकियोस, टर्मिनल ब्रोंकियोस एंड देन एल्वियोलाई। ठीक है, दो जोन देखे थे, एक था कंडक्टिंग जोन, एक था रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन में क्या होगा, गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा, ह्यूमिडिफिकेशन होगी, बॉडी टेम्परेचर तक लेके आएंगे गैसेस को और फिल्ट्रेशन होगी एयर की। रेस्पिरेटरी जोन में एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने देखा था कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का फिनोमेना जो है वो देखा था। वन ब्रीदिंग साइकिल जो है वो क्या होगी, एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन की जो साइकिल होगी उसमें वन ब्रीदिंग साइकिल आएगी। ब्रीदिंग रेट 12 से 16 पर साइकिल होगा। ठीक है, लॉज कौन से इन्वॉल्व होंगे, बॉयल्स लॉ इन्वॉल्व होगा। मसल्स है जो वो कौन से इन्वॉल्व होगी, डायफ्राम मसल्स जिसको फ्रेनिक मसल्स भी बोला जाता है, कॉस्टल मसल्स प्रेजेंट होगी और फोर्सफुली में एब्डोमिनल मसल्स प्रेजेंट होगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट होगा और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर प्रेजेंट होगा। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का फिनोमिना जो है वो बहुत डिटेल में हमने स्टडी किया था। एक एक्टिव प्रोसेस है, एक पैसिव प्रोसेस है। एक का टाइम ड्यूरेशन 0.3 सेकेंड है, एक का 0.2 सेकेंड है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होगा तो एयर जो है वो एक्सेल होगी, और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है जो वो कम होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो एयर है जो वो एक्सेल होगी, इनहेल होगी। ईआईसी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी इनहेलेशन में और रिब्स और स्टर्नम जो है वो एलिवेट हो जाएंगे। डायफ्राम जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उसके बाद एक्सपिरेशन में हमने क्या देखा था, डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाएगा और कोस्टल मसल्स जो है वो भी रिलैक्स हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद फोर्स्ड एक्सपिरेशन का फिनोमिना देखा था। इसमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व होती है और एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। एब्डोमिनल मसल हमने कौन सी बताई थी, स्टर्नोक्लीडोमास्टियोइड। उसके बाद कुछ वाइट वो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज देखी थी। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटीज में हमने इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी देखी थी, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम देखा था, वाइटल कैपेसिटी देखी थी और टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी देखी थी। ठीक है, उसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट गैसेस एक्सचेंज देखा था। किस पे डिपेंड करेगी, सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करेगी एक और थिकनेस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखा था। 97% है जो वो एचबी की फॉर्म में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के जाएगी और 3% प्लाज्मा की फॉर्म में जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देखा था, उसमें दो इफेक्ट देखे थे, एक था बोर इफेक्ट, एक था हेल्डेन इफेक्ट। बोर इफेक्ट जो था वो कौन सा था, राइट शिफ्ट था और हेल्डेन इफेक्ट जो है वो लेफ्ट शिफ्ट था। बोर इफेक्ट जो है वो कब होगा, जब पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा होगा, H पॉजिटिव है जो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, पीएच जो है वो कम होगी, मतलब ओवरऑल एसिडिक नेचर होगा और टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने हेल्डेन इफेक्ट में जस्ट इसका अपोजिट देखा था। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे हमने एक लाइन रीड करी थी, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी 5 ml ऑफ ऑक्सीजन इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, ये हमने समझी थी, इस लाइन का मीनिंग है जो वो हमने समझा था। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हमने क्या देखा था, 70% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जाएगा, 23% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना के जाएगा और 7% जो वो ब्लड प्लाज्मा की फॉर्म में जाएगा। ठीक है, हमने पूरा देखा था कि हीमोग्लोबिनिक एसिड जो है वो कैसे बनता है, बफर की तरह काम करेगा, ब्लड का
एसिडिक नेचर जो है वो रिड्यूस करता है। हैम्बर्गर फिनोमिना, क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट देखा था, लंग्स पे होता है। इफ्लक्स होता है किसका, क्लोराइड आयन का, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखा था। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या था, H पॉजिटिव आयन है जो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ब्लड में ज्यादा हो जाएगी, ब्लड जो है वो एसिड की तरह एक्ट करेगा और रेस्पिरेशन रिड्यूस हो जाएगी, जिससे क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन होगा, नोजिया होगी, वॉमिटिंग होगी और फाइनली डेथ हो जाएगी, ठीक है। ये सब हमने कवर कर लिया है। उसके बाद हमने सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर भी देखा था। कार्बन मोनोऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी नहीं, बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की ज्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की उससे कम होगी और ऑक्सीजन की सबसे कम होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड की 20 to 25 टाइम्स एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन ज्यादा होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड की 200 to 250 टाइम्स, ठीक है। आज हम कवर करेंगे रेस्पिरेशन का रेगुलेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन का रेगुलेशन जो है वो कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है उसमें सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो ब्रेन है उसमें सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, मेड्यूला ओब्लोंगाटा में, ठीक है। जब हम ब्रेन पढ़ेंगे तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि मेड्यूला ओब्लोंगाटा जो है वो कहाँ होता है, ठीक है। मेड्यूला ओब्लोंगाटा जो है उसमें क्या होता है, मेड्यूला ओब्लोंगाटा जो है उसमें क्या होता है, हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है वो नॉर्मली क्या करेगा। नाउ वी कैन स्टार्ट विद आवर टॉपिक रेस्पिरेशन रेगुलेशन, ठीक है। हम इसमें देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है उसमें क्या होता है, मेड्यूला प्रेजेंट होता है, सेरिबेलम प्रेजेंट होता है और पोन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये पार्ट होते हैं, ये हम डिटेल में बहुत नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। तो जो मेड्यूला रीजन है वहां पे क्या होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ भी किया है, दिस इज अ मेड्यूला रीजन, ठीक है। ये वाला मेड्यूला रीजन है, ठीक है। ये ऐसे वैसे होता नहीं है, मैंने पिक्टोरिकली बस रिप्रेजेंट किया है। तो मेड्यूला रीजन में 2 रिदम सेंटर प्रेजेंट होते हैं। एक होता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, दूसरा होता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। ये रूट नहीं आएगा। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंस्पिरेशन के लिए, ठीक है। और ये वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है जो, ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सपिरेशन के लिए, ठीक है। एक होता है इंस्पिरेशन के लिए, एक होता है एक्सपिरेशन के लिए, ठीक है। तो जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है ये क्या करवाएगा, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है जो, ये इंस्पिरेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। इंस्पिरेशन को प्रमोट कैसे करेगा, इनको बोला जाता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। ये प्राइमरीली कंट्रोल करते हैं रेगुलेशन को, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेगुलेशन को। और तो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है वो इंस्पिरेशन को रेगुलेट करेगा। कैसे कराएगा, EIC मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, EIC मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और डायफ्राम जो है वो भी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये हमें पता है, ठीक है। फ्रेनिक मसल्स और EIC मसल्स जो है वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो ये क्या कराता है, ये जो रिदम सेंटर है, ये दोनों हम इनको लिख सकते हैं रिदम सेंटर, ठीक है। ये क्या कराएंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग कराएंगे, ठीक है। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन नॉर्मल ब्रीदिंग ये कराते हैं, ठीक है। और ये रिलैक्स करके इनको क्या कराएगा, एक्सपिरेशन कराएगा, ठीक है। अब यहीं पे ही एक आता है पोन्स रीजन, ठीक है। पोन्स रीजन है जो उसको क्या बोला जाता है, न्यूमोटेक्सिक सेंटर। उसके पास 2 सेंटर होते हैं, एक होता है न्यूमोटेक्सिक सेंटर, एक होता है एपन्यूस्टिक सेंटर। एक होता है न्यूमोटेक्सिक सेंटर, एक होता है, ये हम यहां लिख देंगे, ठीक है। एक होता है एपन्यूस्टिक सेंटर, ठीक है। जो न्यूमोटेक्सिक सेंटर है उसको क्या बोला जाता है, शट डाउन स्विच ऑफ सेंटर भी बोला जाता है, शट डाउन सेंटर या फिर स्विच ऑफ सेंटर। मतलब कि ये क्या करेगा, इंस्पिरेशन को क्या करता है, इंस्पिरेशन को डिक्रीज करता है, इंस्पिरेशन पे नेगेटिव फीडबैक जो है वो भेजता है, ठीक है।
एक लाइन में बता देती हूँ। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, यही रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का फंक्शन जो है वो मॉडरेट कर देगा। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर मतलब कि कौन सा सेंटर, जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है ये क्या हो जाएगा, हाइपर एक्टिव हो जाएगा, हाइपर एक्टिव हो जाएगा, तो ये क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा किसको, इंस्पिरेशन को। ठीक है, तो जो ब्रीदिंग होगी वो कैसी होगी, फास्ट होगी। इंस्पिरेशन है जो, उसको क्या कर देगा, इंस्पिरेशन को, तो जो ब्रीदिंग है वो क्या होगी, फास्ट होगी और स्लो डाउन हो जाएगी, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन की नहीं होगी। ऐसे करके सांस है जो वो जल्दी जल्दी लेंगे, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन की होगी। और जो 12 to 15 ब्रीदिंग साइकिल है वो उससे बढ़ के ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो, अब ये यहाँ क्या आता है, ठीक है, अब जैसे कि ये वाला सेंटर आएगा। ठीक है, ओके। अब मान लो योगा की, एक्सरसाइज की, या फिर कोई भी स्ट्रेस की कंडीशन आई, ठीक है, तो क्या होगा, लंग्स है जो उनके पास क्या जाएगा, जब कोई भी स्ट्रेस वाली कंडीशन आई तो लंग्स है जो उनके पास क्या जाएगा, एक सिग्नल जाएगा। ठीक है, कि एयर है जो वो हम थकान होगी, ठीक है, तो एयर है जो वो लंग्स में क्या करेगी, भरने लगेगी। लंग्स में जब एयर भरने लगेगी, हम जल्दी जल्दी ब्रीद करेंगे, हार्ट बीट फास्ट होगी, ठीक है, जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो एयर जो है वो लंग्स में भरने लगेगी। तो जो लंग्स में स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और जो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है 500 ml, वो 3 टाइम्स हो जाएगा, 150 ml हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे जो एयर है, ये जो लंग्स है वो फूलने शुरू हो गए। ठीक है, अब जब फूलने शुरू हो गए तो एक लेवल तक ही तो फूलेंगे ना, उससे ज्यादा अगर फूलेंगे तो वो बस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब एक फीडबैक सबसे पहले यहाँ क्या होगा, हेरिंगबर्ग रिफ्लेक्स आएगा। हेरिंगबर्ग रिफ्लेक्स जो है वो क्या करेगा, प्रिवेंट ओवर इन्फ्लेमेशन मतलब के फूलना ऑफ लंग्स का इन्फ्लेशन जो है उसको प्रिवेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक रिफ्लेक्स जनरेट होता है, हेरिंगबर्ग रिफ्लेक्स है जो, उसमें क्या होगा, ये इन्फ्लेशन ऑफ लंग जो है उसको प्रिवेंट करेगा। ठीक है, और एक फीडबैक मैकेनिज्म कहाँ भेजेगा, कहाँ पे, पोन्स रीजन के पास। ठीक है, पोन्स रीजन जो है वो हाइपर एक्टिव होएगा और क्या करेगा, जो इंस्पिरेशन है वो कम करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक भेजेगा, कहाँ पे, मेड्यूलर रीजन के पास, पोन्स रीजन के पास। ठीक है, जिससे क्या होगा, इंस्पिरेशन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब 2 टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये वाला समझ आ गया होगा, आई होप। मैं एक बार बाद में समराइज कर दूंगी। एक होते हैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, एक होते पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स है ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ये किस में प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो क्या होगा ब्रेन में, कहाँ पे, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वहां पे कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो किसके लिए होते हैं, CO2 के लिए होते हैं और H पॉजिटिव के लिए होते हैं। ठीक है, ये जो कीमो रिसेप्टर्स है ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होते हैं सेंसिटिव, और हाइड्रोजन आयन के लिए सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, जब CSF में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H पॉजिटिव आयन जो है, हाइड्रोजन आयन जो है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिसेप्टर्स जो है वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये रिसेप्टर्स जो है वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास क्या करेंगे, सिग्नल भेजेंगे,
और सिग्नल भेजेंगे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास, ठीक है। किस लिए सिग्नल भेजेंगे कि एक्सपिरेशन कराओ, ठीक है। एक्सपिरेशन मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई है उसको बाहर निकालो, ठीक है। तो ये क्या कराएगा, रेस्पिरेशन करा देगा, ठीक है। मतलब कि कुछ सब्सटेंस आया है उसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। इंक्रीज इन दीज सब्सटेंस कैन एक्टिवेट द सेंटर विच इन टर्न कैन सिग्नल द rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process by which these substance can be eliminated। मतलब कि रेस्पिरेशन में एडजस्टमेंट कराएगा जिससे ये सब्सटेंस जो है वो क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए बॉडी से, ठीक है। तो एक्सपिरेशन कराएगा ना। अब ये हार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, एक होता है कैरोटिड आर्टरी। ये जो कैरोटिड आर्टरी है ये सप्लाई करती है ब्लड को, सप्लाई ब्लड टू ब्रेन, ब्लड को ब्रेन तक लेके जाते हैं कैरोटिड आर्टरी। और अओर्टिक आर्च, इसमें भी ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अओर्टिक आर्च जो है ये ब्लड को सप्लाई कहाँ करेगी, टिश्यूज पे करेगी, ठीक है। तो कैरोटिड आर्टरी जो है वो ब्रेन में ब्लड लेके जाती है और अओर्टिक आर्च जो है वो टिश्यूज को देती है। यहाँ भी क्या होते हैं, ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं CO2 के और H पॉजिटिव के। अगर ब्लड में ये CO2 और H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई तो ये रिसेप्टर्स जो है ये क्या करेंगे, ये एक्टिवेट होंगे, ये रे, ठीक है। अओर्टिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी इसमें क्या होंगे, ये एक्टिवेट होंगे और ये भी क्या करेंगे, फीडबैक देंगे। और किसको, ब्रेन को, बोन्स को, मेड्यूला को, ठीक है। और सिग्नल देंगे, मतलब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल देंगे और क्या करेंगे, एलिमिनेट करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन जो है उसका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में रोल नहीं होता है तो बहुत माइन्यूट होता है, वरना नहीं होता है, ठीक है। क्वाइट इनसिग्निफिकेंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट रेगुलेशन मैकेनिज्म। हम एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, एक देखो ये ब्लड में कैसे होगा, जो CO2 है वो वाटर के साथ मिलके क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ये फर्दर टूट जाएगा और क्या बना लेगा, H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव, ठीक है। तो ये इंक्रीज होता गया ना, तो ये सेंसिटिव होते गए। तो सबसे पहले क्या आता है, हमारा जो ब्रेन है उसमें तो एक तो प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है वो नॉर्मल ब्रीदिंग कराता है। उसमें एक तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप प्रेजेंट होता है। जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है वो इंस्पिरेशन की प्रोसेस हैंडल करता है, ठीक है। और वेंट्रल वाला कौन सी प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्सपिरेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, तो इंस्पिरेशन कैसे होगी, EIC कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फ्रेनिक मसल्स है जो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। एक्सपिरेशन कैसे होगी, जस्ट अपोजिट, ठीक है। EIC जो है वो रिलैक्स करेगा और फ्रेनिक मसल्स जो है वो रिलैक्स करेंगे, ठीक है। यहाँ मेनली कौन सी होती है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन होता है, फोर्स्ड एक्सपिरेशन होता है, ठीक है। फोर्स्ड एक्सपिरेशन होता है। फोर्स्ड एक्सपिरेशन में एब्डोमिनल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, न्यूमोटेक्सिक सेंटर। पोन्स है, पोन्स को क्या बोला जाता है, न्यूमोटेक्सिक सेंटर, ठीक है। शटडाउन सेंटर भी बोला जाता है, स्विच ऑफ सेंटर भी बोला जाता है। क्यों, अगर ये हाइपर एक्टिव हो जाता है तो क्या करेगा, इंस्पिरेशन को रिड्यूस कर देगा, मतलब टाइम ड्यूरेशन जो है वो उसका कम हो जाएगा, तो फास्ट होगी, ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाएगी, ठीक है। हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या भी कोई भी स्ट्रेस की कंडीशन आती है, ठीक है, तो क्या होता है, इंस्पिरेशन इंक्रीज होती है, ठीक है। तेज सांस लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, लंग्स में हवा जो है वो भर जाती है। लंग्स में जब एयर फिल्ड हो जाती है तो टाइडल वॉल्यूम जो है उसका वो कितना हो जाता है, 1500 ml हो जाता है। स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा फिनोमिना ये कौन सा सेंटर होता है, एपन्यूस्टिक सेंटर, ठीक है। एपन्यूस्टिक सेंटर जो है वो क्या करता है, टाइडल वॉल्यूम जो है उसको इंक्रीज कर देता है 3 times, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, इसका इन्फ्लेशन प्रिवेंट करने के लिए एक रिफ्लेक्स जनरेट होता है, हेरिंगबर्ग रिफ्लेक्स जो है वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स, ठीक है। अच्छा, जब एक लिमिट तक होगा उसके बाद ये नेगेटिव फीडबैक देगा जाके
किसको, पोन्स को, ठीक है, पोन्स को नेगेटिव फीडबैक जाके देगा और वो क्या कराएगा, इंस्पिरेशन जो है वो कम करा देगा, ठीक है, पोन्स को जाके देगा और इंस्पिरेशन जो वो कम करा देगा, ठीक है। उसके बाद दो टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स जो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, अगर ब्रेन में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड और एच हाइड्रोजन आयन जो आ गया तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे। और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स जो है वो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, कैरोटिड आर्टरी और आयोटिक आर्च। कैरोटिड आर्टरी जो है वो ब्रेन तक ब्लड लेके जाते हैं और आयोटिक आर्च जो है वो टिश्यूज को ब्लड देती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये होगा, ये वाला प्रोसेस आरबीसी में होगा तो ब्लड में आएगा, ब्लड में होगा तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। और ये भी क्या करेंगे, मेड्यूला को जाके क्या करेंगे, मेड्यूला को जाके क्या करेंगे, फीडबैक देंगे और इंस्पिरेशन जो है वो इंस्पिरेशन कम करा के एक्सपिरेशन ज्यादा कराएगा, जिससे ये एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। यही है इसका रिदम सेंटर, ठीक है। अब हम डिजीजेस पे आते हैं, उससे पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है, जब हम बहुत टाइम तक ब्रेथ को होल्ड करते हैं, ठीक है, अब किसी ने सांस ली, ठीक है, और उसको होल्ड कर लिया, ठीक है, तो कौन सी गैस जो है वो अर्ज कराएगी कि हम सांस को छोड़ दे, कौन सी गैस है जो वो कराएगी, मतलब क्यों हम बाहर गैस कब छोड़ेंगे, ठीक है, कब आएगी, एक्सपिरेशन कब होगा, जब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के रिसेप्टर्स नहीं होते। किसके रिसेप्टर्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के और हाइड्रोजन आयन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो कौन सी गैस है जो जिससे एक्सपिरेशन है जो उसकी अर्ज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब हम डिजीजेस पढ़ते हैं। डिजीजेस क्या है, सबसे फर्स्ट आता है एज्मा। एज्मा जो डिजीज है, ठीक है, ये क्या होती है, एलर्जिक रिएक्शन होती है, एलर्जिक रिएक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रैपिड स्पाज्म होता है, रैपिड स्पाज्म। स्पाज्म का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। रैपिड स्पाज्म होता है किसका, ब्रोंकाई का, ठीक है। जो ब्रोंकाई हमने पढ़ी थी उनका क्या होता है, रैपिड स्पाज्म। स्पाज्म मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट होके नैरो हो जाएंगी, ठीक है। तो ये किस वजह से होती है, पोलन डस्ट की वजह से भी हो सकता है एज्मा, पोलन डस्ट की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, एलर्जिक रिएक्शन होती है इसमें, ठीक है। इसमें हम क्या देते हैं, इनहेलर्स देते हैं ना, इनहेलर्स। वो जो इनहेलर्स है वो होते क्या है, ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स मतलब के ब्रोंकियोल्स है जो उनको क्या कर देती है, डायलेट कर देती है। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना तो अपोजिट काम होगा तो डायलेट कर देगी, ठीक है, जिससे नॉर्मल ब्रीदिंग आ जाएगी, जिससे क्या होगी, ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ब्रोंकोडायलेटर, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होता है, हाइपर वेंटिलेशन हो जाती है, नोजिया फील होता है, ठीक है, वॉमिटिंग फील होती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। नोजिया का मतलब होता है वॉमिटिंग होना नहीं, वॉमिटिंग की जस्ट फीलिंग आना, दिस इज कॉल्ड नोजिया। ब्लर आ रहा है क्या, ठीक है, ठीक है। तो रैपिड स्पाज्म होता है, रैपिड स्पाज्म का मतलब, रैपिड मतलब बहुत तेजी से ब्रोंकाई जो है वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। तो हम इसका ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं। जो इनहेलर होते हैं, पंप्स जो होते हैं एज्मा के पेशेंट को दिया जाता है, उसके अंदर ब्रोंकोडायलेटर्स है जो वो फिल होता है, ठीक है। पोलन डस्ट से हो जाता है, ठीक है। अब आता है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा जो है ये क्या होती है, क्रोनिक डिसऑर्डर, क्रोनिक डिसऑर्डर। क्रॉनिक डिसऑर्डर मतलब कि जानलेवा बीमारी। एल्वियोलर वॉल जो है वो डैमेज हो जाती है, एल्वियोलर वॉल आर डैमेज्ड, एल्वियोलर वॉल्स जो है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया जो है वो क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है। जो एल्वियोलर वॉल्स होती है वो डैमेज हो जाती है, जिससे रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और इससे क्या होता है, ये किसकी वजह से होती है, सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग से होती है एम्फाइसीमा। बहुत फेमस बीमारी है जो सिगरेट स्मोकिंग से होती है, एम्फाइसीमा, ठीक है। क्रॉनिक डिसऑर्डर है।
जो गैशियस एक्सचेंज है उसका सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है। यहाँ पे कंडीशन आती है हाइपोक्सिया की, हाइपोक्सिया की कंडीशन आती है। हाइपोक्सिया की कंडीशन क्या होती है? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नॉट रीच्ड टू टिश्यू, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, हाइपोक्सिया की कंडीशन आएगी। हाइपोक्सिया की कंडीशन क्या होती है? जितनी अमाउंट में टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए होती है उतने अमाउंट में टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो वो कंडीशन होती है हाइपोक्सिया की। ठीक है, एम्फाइसीमा में होती है, सिगरेट स्मोकिंग से होता है एम्फाइसीमा। ये एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, क्रोनिक मतलब कि जानलेवा बीमारी है। एल्वेलर वॉल्स जो है वो डैमेज हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कुछ ओआरडी आती है। ओआरडी मतलब कि ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है, ऑक्यूपेशनल मतलब कि जो ऑक्यूपेशन से होती है, काम करते टाइम होती है। ठीक है, सबसे फर्स्ट आता है एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस जो है वो क्या होता है? डस्ट होता है। एस्बेस्टोसिस जो है वो डस्ट से होती है। ठीक है, डस्ट है जो वो डिपॉजिट होने लगता है एल्वेलाई में। ठीक है, उसके बाद सिलिकोसिस। सिलिकोसिस जो है वो सिलिका डस्ट, सिलिका डस्ट। ठीक है, न्यूमोकोइनोसिस। न्यूमोकोइनोसिस जो है वो कौन सा होता है? कोल डस्ट। जो कोल फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं उनको न्यूमोकोइनोसिस होती है। जो सिलिका फैक्ट्री में काम करते हैं, सीमेंट वगैरह में, सीमेंट वगैरह का जो काम करते हैं उनको सिलिकोसिस हो जाती है। एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस जो है वो ये जो मिट्टी वगैरह का डस्ट होता है, नॉर्मल डस्ट, इससे होती है। ठीक है, उसके बाद आता है सिड्रोसिस। सिड्रोसिस मतलब कि आयरन डस्ट। ठीक है, जो आयरन फैक्ट्री में जो बंदा काम करेगा उसको चांसेस ज्यादा होंगे सिड्रोसिस होने के। ठीक है, और फिर लास्ट आता है चैलकोसिस। चैलकोसिस जो है वो चौक डस्ट से होता है। चौक डस्ट, ये ब्लैक बोर्ड वाले जो चौक आते हैं ना, जो नॉन डस्ट चौक होते हैं जो उड़ते हैं, जिससे व्हाइट व्हाइट हो जाता था बालों में। ठीक है, वो वाले जो चौक डस्ट होते हैं उससे कौन सी डिजीज होती है? चैलकोसिस। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी पढ़ी है? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, एस्बेस्टोसिस जो डस्ट से होती है, सिलिकोसिस सिलिका डस्ट से होती है, न्यूमोकोइनोसिस। न्यूमोकोइनोसिस किससे होती है? न्यूमोकोइनोसिस है जो वो किससे होती है? कोल डस्ट से होती है। सिड्रोसिस है जो वो आयरन डस्ट से होती है, और चैलकोसिस जो है वो चौक डस्ट से होती है। ठीक है, ये डिजीज काफी है इतनी। बाकी कुछ टर्म्स हम पढ़ते हैं। डिसेप्निया, डिस्नेपिनिया, डिस्नेपिया। ठीक है, एस्फाइक्सिया। इसमें ना बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, इसलिए ये टर्म्स याद रखना इंपॉर्टेंट है। हाइपरोक्सिया, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया तो हमने कर लिया ना, सॉरी, हाइपोक्सिया नहीं, हाइपोक्सिया। हाइपरेपनिया, हाइपरेपनिया और साइनोसिस। ठीक है, डिस्नेपिया। ठीक है, एस्फाइक्सिया, हाइपरेपनिया और साइनोसिस। ठीक है, सबसे पहले डिस का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट, डिफिकल्ट ब्रीदिंग, जिसको सांस लेने में दिक्कत होगी ना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, तो वो क्या होगा? डिसिप्निया। उसके बाद आता है एस्फाइक्सिया। एस्फाइक्सिया का कब होती है? एस्फाइक्सिया में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है जो वो ज्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है ब्लड में। ठीक है, तो ये एस्फेक्सिया की कंडीशन होती है, एफेक्सिया की कंडीशन होती है। ठीक है, अब हाइपरएपनिया। हाइपरएपनिया मतलब कि हाइपर, कुछ हाइपर है तो हाइपर वेंटिलेशन, वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन मतलब कि तेज तेज सांस लेना। ठीक है, उसके बाद आता है साइनोसिस। साइनोसिस जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, मतलब कि सेम है, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो गई। ठीक है, अब कुछ कोई बोल सकता है कि साइनोसिस में और एस्फाइक्सिया में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे भी तो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, यहाँ भी CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। यहाँ पे क्या होता है? ओनली CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन एस्फाइक्सिया में CO2 की कॉन्सेंट्रेशन तो ज्यादा होगी, सेम टाइम पे ऑक्सीजन की भी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो वो कंडीशन जो है वो एस्फाइक्सिया क्या दिया। ठीक है, मैं हाइपोक्सिया यहाँ भी लिख देती हूँ।
हाइपोक्सिया, सारी टर्म्स एक साथ हो जाएंगी। हाइपोक्सिया जो है वो क्या होगा, ऑक्सीजन है जो वो कम हो जाती है, ठीक है, और ऑक्सीजन है जो उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, नॉट रीच्ड टू टिश्यूज इन सफिशिएंट अमाउंट, ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट में डिजीज पहुंच नहीं पाती है, ठीक है। एक ब्लू बेबी सिंड्रोम मैंने कई बार बता दिया, लेकिन आज मैं लिख देती हूँ। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम है जो वो क्या होगा, आयरन जो है वो Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में चला जाएगा, मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, किस वजह से हो गया, ठीक है, ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फेट, सल्फाइड, ये सब जो है वो ज्यादा होते हैं, ठीक है, ग्राउंड वाटर में ये ज्यादा आ जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। बॉडी है जो, बॉडी, लिप्स और नेल्स जो है वो ब्लू पड़ने शुरू हो जाते हैं, इसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, एक होता है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस जो है वो क्या होगा, ग्राउंड वाटर में फ्लोरीन कंटेंट ज्यादा होगा, फ्लोरीन कंटेंट मैक्स, ठीक है, फ्लोरीन कंटेंट ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस है जो वो कहाँ पे होता है, दांतों में होता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी रेगुलेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीजेस, एक बार आप देख लीजिए। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। मैंने ट्राई किया है इसको समझाने का, बाकी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा एक बार दोबारा से देख लेना तो ये कंप्लीट समझ आ जाएगा, इतना कुछ नहीं है। और ये वाली टर्म्स कुछ थोड़ी सी मेमोराइजेशन की टर्म्स है, ठीक है, बस एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो और समझ आया होगा सब कुछ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, रेस्पिरेशन वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, ब्रीदिंग एक्सचेंज एंड रेगुलेशन, और सॉरी, ब्रीदिंग एक्सचेंज, गैसेज एंड एक्सचेंज, और बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ये 2 चैप्टर हमने कंप्लीटली बहुत डिटेल में कवर किए हैं। इसके बाद हम देखते हैं डाइजेशन शुरू करेंगे, तो वी विल बी मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छी लगी है वीडियो तो आगे शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।